नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के विकास के लिए पिछले 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी। देहरादून में लगभग 18,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। संसद की लोक लेखा समिति ने 100 वर्ष पूरे किए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, समिति ने संसदीय प्रणाली में विवेक, बुद्धिमत्ता और शिष्टता को बनाए रखा। गृहमंत्री अमित शाह राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर जैसलमेर पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ रात बिताएंगे। आज नौसेना दिवस है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने नौसैनिकों के अदम्य साहस और दक्षता की सराहना की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में शामिल होने के लिए सोमवार को नई दिल्ली पहुंचेंगे। मुंबई में न्यूजीलैंड के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने 332 रन की बढ़त बनाई और बाली में वर्ल्ड टूर बैडमिंटन फाइनल्स में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। समाचार संध्या में मनोज के साथ मैं अतहर सईद। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का अवश्य पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तराखंड केवल आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय का प्रतीक भी है। इसलिए उत्तराखंड का विकास केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार की अग्रणीय प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री ने आज देहरादून में 7 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और लगभग 18,000 करोड़ रुपए की 11 अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखी। कार्यशैली में परिवर्तन पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आधुनिक अवसंरचना पर 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने के इरादे के साथ आगे बढ़ रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत में कनेक्टिविटी बढ़ाने का अभियान शुरू किया था, लेकिन उनके बाद 10 साल देश में ऐसी सरकार रही जिसने देश का, उत्तराखंड का बहुमूल्य समय व्यर्थ कर दिया। 10 साल तक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर घोटाले हुए, घपले हुए। इससे देश का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए हमने 2 गुनी गति से मेहनत की और आज भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 2012 में केदारनाथ दुर्घटना का जिक्र किया। 2012 में 5,70,000 लोगों ने दर्शन किया था और ये उस समय का एक रिकॉर्ड था। 2012 में यात्रियों की संख्या का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। जबकि कोरोना काल शुरू होने से पहले 2019 में 10 लाख से ज्यादा लोग केदारनाथ जी के दर्शन करने पहुंचे थे। यानी केदार धाम के पुनर्निर्माण ने न सिर्फ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाई बल्कि वहां के लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के भी अनेकों अवसर उपलब्ध कराए हैं। प्रधानमंत्री ने दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का शिलान्यास करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस गलियारे के तैयार होने पर दिल्ली से देहरादून की यात्रा का समय आधा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्वत केवल आस्था और संस्कृति के ही प्रतीक नहीं हैं बल्कि देश की सुरक्षा का दुर्ग भी हैं। उन्होंने कहा कि देश की सर्वोच्च प्राथमिकता पहाड़ों पर रहने वाले लोगों का जीवन आसान बनाना है। श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2007 से 2014 के बीच 7 वर्षों में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में केवल 288 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण किया। बॉर्डर के पास सड़कें बने, पुल बने, इस और उन्होंने ध्यान नहीं दिया। 1 रैंक 1 पेंशन हो, आधुनिक अस्त्र शस्त्र हो या फिर
आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना हो, जैसे उन लोगों ने हर स्तर पर सेना को हतोत्साही करने की मानो कसम खा रखी थी। लेकिन आज जो सरकार है वो दुनिया के किसी देश के दबाव में नहीं आ सकती। हम राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम के मंत्र पर चलने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री ने केवल एक जाति, धर्म और विकास नीतियों में भेदभाव की राजनीति करने की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने अलग और कठिन रास्ता अपनाया है, लेकिन ये देश के और देशवासियों के हित में है। श्री मोदी ने कहा कि हमारा रास्ता सबका साथ, सबका विकास का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृतकाल के समय में देश की प्रगति न तो रुकेगी और न ही सुस्त होगी, बल्कि देश अधिक दृढ़ विश्वास और बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने 18,000 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन और आधारशिला रखी। परियोजनाओं में दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा भी शामिल है, जिसे करीब 8,300 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इससे दिल्ली से देहरादून की यात्रा का समय 6 घंटे से घटकर लगभग 2 घंटा 50 मिनट रह जाएगा। लगभग 1,700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली देहरादून पोंटा साहिब सड़क परियोजना से यात्रा के समय में कमी आएगी। लक्ष्मण झूला के पास गंगा नदी पर एक पुल का भी निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने देहरादून में बाल हितैषी शहर परियोजना की भी आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने देहरादून में 700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की जलापूर्ति सड़क और जल निकासी प्रणाली के विकास से संबंधित परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। श्री नरेंद्र मोदी ने श्री बद्रीनाथ धाम और गंगोत्री यमुनोत्री धाम में बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों की आधारशिला भी रखी। श्री मोदी ने देहरादून में एक हिमालयी संस्कृति केंद्र के साथ साथ 1,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की यमुना नदी पर निर्मित 120 मेगावाट की व्यासी जल विद्युत परियोजना का भी उद्घाटन किया। देहरादून से राघवेश पांडे की रिपोर्ट के साथ नई दिल्ली से मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि संसदीय प्रणाली में विवेक, बुद्धिमानी और शिष्टाचार को बनाए रखने के लिए लोक लेखा समिति पीएसी का महत्वपूर्ण स्थान है। संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित लोक लेखा समिति के शताब्दी समारोह में श्री कोविंद ने कहा कि गांधी जी ने सार्वजनिक जीवन में साफ सुथरी छवि के लिए लेखा जोखा रखना आवश्यक माना। Gandhiji considered account keeping as essential to a clean public life as cleanliness is in social life. The PAC has lived up to such lofty ideals and expectations. Its record over the decades has been commendable and exemplary. श्री कोविंद ने कहा कि लोक लेखा के दर्शन को कौटिल्य के समय से ही नहीं बदला गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि लोक लेखा समिति की रिपोर्ट हमेशा व्यवस्था में सुधार का प्रयास करती है। श्री नायडू ने सुझाव दिया कि संसद की बैठक एक वर्ष में 100 दिन की होनी चाहिए। Though it is in the nature of working of the PAC to be critical in its approach, we have struck a balance and functioned as a partners with government in the common endeavor of bringing out improvements in the existing system. All these years, PAC has detected many financial irregularities, procedural lapses, executive delays, and even cases of lack of coordination between different government departments. It has also earned a reputation of impartiality, firmness, and grasp of details. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि लोक लेखा समिति संसद की सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक है। उन्होंने पीएसी सदस्यों को समर्पित भाव से काम करने के लिए बधाई दी। आजादी के जब 75 वर्ष हो रहे हैं तो देश के अंदर कई बदलाव आया है, कई पारदर्शिता आई है और पीएसी के अंदर इसमें विशेष रूप से भूमिका निभाई है। मैं पीएसी के सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जो लगातार दलगत से ऊपर उठकर देश हित और राष्ट्र हित में काम करते हैं और आज हमारी प्रगति और उन्नति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन सारी चीजों को पीएसी समिति देखती है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पीएसी सरकारी धन की पारदर्शिता और जवाबदेही को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि समिति हमेशा निष्पक्ष तरीके से काम करती है। राष्ट्रपति ने समिति के 100 गौरवशाली वर्षों पर प्रकाशित एक विशेष स्मारिका का विमोचन भी किया।
श्री कोविंद ने 1921 से 2021 तक पीएसी के ऐतिहासिक क्षणों को दर्शाने वाली एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर आज जैसलमेर पहुंचे। सीमा सुरक्षा बल ने श्री शाह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। गृह मंत्री ने तनोट मातेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने तनोट में विजय स्तंभ पर माल्यार्पण कर शहीदों को पुष्पांजलि दी। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि श्री शाह के साथ जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी हैं। गृह मंत्री ने आज शाम भारत पाक सीमा का दौरा किया और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जवानों द्वारा की जाने वाली गश्त को भी देखा। गृह मंत्री कल जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में आयोजित होने वाली सीमा सुरक्षा बल के 57वें स्थापना दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। यह परेड दिल्ली के बाहर पहली बार जैसलमेर में आयोजित हो रही है। इस दौरान बल की विभिन्न इकाइयों की ओर से हैरतअंगेज और साहसी प्रदर्शन किए जाएंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य 2024-25 तक 35,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात के लक्ष्य को हासिल करना है। श्री सिंह ने कहा कि भारतीय निर्यात को बढ़ावा देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि देश को आयातक के बजाय पूरी तरह निर्यातक बनाना है। सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के एक समारोह में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने अगले 5 वर्षों के लिए 500 करोड़ रुपए के बजट की एक योजना को मंजूरी दी है, जो 300 स्टार्टअप, लघु, सूक्ष्म और मझौले उद्यमों, नवोन्मेषकों और 20 साझेदारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। आज दुनिया में छोटी घड़ी से लेकर बड़े जहाज तक जितनी भी छोटी बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं, उनकी शुरुआत किसी समय लो स्केल पर ही हुई थी। ऐसे में आप भी डिफेंस टेक्नोलॉजीज की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करके आने वाले समय में अपनी और राष्ट्र की सुरक्षा और प्रगति का मार्ग प्रशस्त आप कर सकते हैं। और हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि लार्ज इंडस्ट्रीज और एमएसएमई एक दूसरे के को सप्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। यदि डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए बड़ी इंडस्ट्रीज हैं तो कंपोनेंट्स और सब सिस्टम्स की सप्लाई के लिए एमएसएमईज हैं। दोनों के बीच फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं। दोनों मिलकर हमारी सिक्योरिटी और देश की इकोनॉमिक कंडीशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 126 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 73 लाख 63 हजार से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान कोविड के 8,190 मरीज ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 98.35% है। बृहन मुंबई नगर निगम ने सतर्कता दिखाते हुए ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से मुंबई आने वाले यात्रियों के लिए होम क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया है। निगम विदेशों से आने वाले यात्रियों की निगरानी में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है और ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकने के लिए उसने व्यापक व्यवस्था की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वसवराज बोम्मई ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित लोगों के उपचार के तौर तरीकों के लिए योजना बनाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अधिकारियों से अन्य देशों के उपचार के तौर तरीकों के बारे में पता लगाने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि ऐसी जानकारी मिली है कि डेल्टा संक्रमितों की तरह ही ओमिक्रॉन संक्रमितों का इलाज हो सकता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों से कोविड के नए वेरिएंट से नहीं घबराने की अपील की है। उन्होंने महामारी के समाप्त होने तक लोगों से सतर्क रहने और कोविड उचित व्यवहार का पालन करने की सलाह दी है। उपराष्ट्रपति ने दुविधा छोड़कर अतिशीघ्र टीका लगवाने की भी सलाह दी है। श्री नायडू ने आज गौतम चिंतामणि की पुस्तक मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म का लोकार्पण करते हुए उन्होंने भारत में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज विशेष रूप से कोविड महामारी के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय और उसके अधिकारियों को बधाई दी है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अंतर्गत कार्य करने वाली ये संस्था आज नई दिल्ली में 64वां स्थापना दिवस मना रहा है। वित्त मंत्री ने कोविड महामारी के दौरान निदेशालय के जान गंवाने वाले कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। वर्तमान वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में भारत के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात में 13% की वृद्धि दर्ज की गई है। उत्पादों का निर्यात का दायरा अप्रैल से नवंबर 2020 में $11,671 मिलियन से बढ़ाकर अप्रैल से नवंबर 2021 में $13,261 मिलियन का हो गया है।
2021-22 में प्राधिकरण के अंतर्गत उत्पादों के निर्यात का लक्ष्य $23,713 मिलियन रखा गया है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक कोयला उत्पादन 85 मीट्रिक टन तक पहुंच सकता है। इस वर्ष नवंबर माह तक लगभग 5 करोड़ टन कोयले का उत्पादन हुआ है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित 62 मीट्रिक टन कोयले से अधिक है। अगले वित्तीय वर्ष के दौरान इन खदानों से 120 मीट्रिक टन कोयला निकाले जाने की उम्मीद है। ये उपलब्धि घरेलू कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के विकास के लिए पिछले 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी। देहरादून में 18,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। संसद की लोक लेखा समिति ने 100 वर्ष पूरे किए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, समिति ने संसदीय प्रणाली में विवेक, बुद्धिमत्ता और शिष्टता बनाए रखी। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाक सीमा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। आज नौसेना दिवस है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने नौसैनिकों के अदम्य साहस और दक्षता की सराहना की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में शामिल होने के लिए सोमवार को नई दिल्ली पहुंचेंगे। मुंबई में न्यूजीलैंड के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने 332 रन की बढ़त बनाई और बाली में वर्ल्ड टूर बैडमिंटन फाइनल्स में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार। अब प्रस्तुत है संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। इस सप्ताह संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ और पहले दिन सोमवार को विपक्ष के शोरगुल के बीच 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को खत्म करने संबंधी एक विधेयक बिना चर्चा के दोनों सदनों में पारित हो गया। वहीं राज्यसभा में पिछले मानसून सत्र में अशोभनीय आचरण के कारण 12 विपक्षी सदस्यों को वर्तमान सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। पहले दिन लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर 2 नए सदस्यों प्रतिभा सिंह तथा ज्ञानेश्वर पाटिल को शपथ दिलाई गई। इसके बाद अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को 8 पूर्व सदस्यों के निधन की जानकारी दी। सदन ने कुछ पल मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ने इसके बाद जैसे ही प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू करने को कहा, वैसे ही कांग्रेस सहित कुछ दलों के सदस्य हंगामा करने लगे। शोरगुल के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। कार्यवाही शुरू होने पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी कृषि विधि निरसन विधेयक 2021 पेश किया। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने विधेयक पर चर्चा कराने की मांग की। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, सदन में व्यवस्था नहीं है और इन हालात में चर्चा कैसे कराई जा सकती है।
इसके बाद सदन ने शोर शराबे में ही बिना चर्चा के कृषि विधि निरसन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी। 2 बार के स्थगन के बाद सदन की बैठक फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति ने राज्यसभा के नए महासचिव पीसी मोदी का सदस्यों से परिचय कराया। उसके बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई। कांग्रेस की रजनी पाटिल, द्रविड़ मुनेत्र कषगम के KRN राजेश कुमार, कनिमोझी NVN सोमू और MM अब्दुल्ला एवं तृणमूल कांग्रेस के लुइजिन्हो फालेरियो ने शपथ ली। सभापति नायडू ने जैसे ही प्रश्नकाल आरंभ करने के लिए कहा, विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। कांग्रेस सहित कुछ अन्य दलों के सदस्यों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए थे, जिन्हें सभापति ने अस्वीकार कर दिया। हंगामा थमते नहीं देख उन्होंने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। बैठक 2 बार के स्थगन के बाद जब शुरू हुई तब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि विधि निरसन विधेयक 2021 को सदन में पेश किया। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। तोमर ने कहा कि सरकार बहुत विचार विमर्श के बाद किसानों के कल्याण के लिए इन कानूनों को लेकर आई थी, लेकिन दुख की बात है कि कई बार प्रयत्न करने के बावजूद वो किसानों को समझा नहीं सकी। इसके बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी दे दी। इस दौरान कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सदस्य विधेयक पर चर्चा के लिए हंगामा करते रहे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्षी दलों के 12 सदस्यों को संसद के मानसून सत्र के दौरान अशोभनीय आचरण करने के लिए वर्तमान शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के दौरान उच्च सदन से निलंबित किए जाने का प्रस्ताव रखा। सदन ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। मंगलवार को भी लोकसभा की कार्यवाही हंगामे से शुरू हुई। विपक्षी सदस्यों ने राज्यसभा के 12 सदस्यों को निलंबित किए जाने और 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक को बिना चर्चा के पारित कराने का मुद्दा उठाने का प्रयास किया। कांग्रेस एवं कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट भी किया। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्त संशोधन विधेयक 2021 पेश किया। बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही किसानों के मुद्दे पर तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदस्यों के शोर शराबे के कारण दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चली और सदन ने सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी, जिसमें अंतर गर्भाशयी गर्भाधान से जुड़े विषयों पर दिशा निर्देशों एवं व्यवस्था का मानकीकरण करने तथा महिलाओं एवं बच्चों को शोषण से संरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये विधेयक 1 सितंबर 2020 में सदन में आया था और इसे स्थायी समिति को भेज दिया गया था। इस पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट आई और इसके 46 सुझावों में से 22 सुझाव पर संशोधन के रूप में विधेयक लाया गया है। बृहस्पतिवार को लोकसभा में प्रश्नकाल एवं शून्यकाल दोनों हुए। तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS के सदस्यों ने किसानों के मुद्दों पर पिछले कुछ दिनों की तरह बृहस्पतिवार को भी आसन के निकट पहुंचकर नारेबाजी जारी रखी। TRS सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही प्रश्नकाल चला। सदन में उसी दिन नियम 193 के तहत कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति पर लंबी चर्चा हुई, जिसमें विभिन्न दलों के कई सांसदों ने अपनी बात रखी। उस दिन सदन की कार्यवाही देर रात तक चली। चर्चा के दौरान कांग्रेस, द्रमुक, तृणमूल कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने सरकार से ओमिक्रॉन स्वरूप के सामने आने के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। वहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मोदी सरकार की नीतियों एवं कुशल प्रबंधन से महामारी के दौरान देश में भुखमरी से मृत्यु का एक भी मामला सामने नहीं आया तथा देश में कोविड रोधी टीका लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। बृहस्पतिवार को ही उच्च सदन ने देश में प्रमुख बांधों की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रावधानों वाले एक महत्वपूर्ण विधेयक को सरकारी संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी। चर्चा का जवाब देते हुए जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बांध सुरक्षा का ये विधेयक पवित्र भाव से लाया गया है और ये राज्यों के अधिकारों, पानी और बिजली के साथ ही बांधों के मालिकाना हक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करता। शेखावत ने विपक्षी दलों के उन आरोपों को खारिज किया कि केंद्र को जल से जुड़े विषय पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है।
शुक्रवार को दोनों सदनों में सुचारू रूप से कामकाज हुआ और सरकार ने वर्ष 2021-22 की पूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच के तहत 3.73 लाख करोड़ रुपए के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिरिक्त करने के लिए संसद से मंजूरी मांगी। अभी आप संसद में हुई इस सप्ताह की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने आज नौसेना दिवस पर नौसेना कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि समुद्री सुरक्षा की रक्षा करने और समुद्र में देश के हितों की रक्षा करने के अलावा नौसेना ने कोविड महामारी के संकट से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि राष्ट्रीय हितों, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा में भारतीय नौसेना की शानदार भूमिका पर राष्ट्र को गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को भारतीय नौसेना के अनुकरणीय योगदान पर गर्व है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सोमवार को दिल्ली पहुंचेंगे। श्री पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों की संभावनाओं की समीक्षा करेंगे तथा दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन में आपसी हित के क्षेत्रीय, बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान होगा। दोनों नेता आमने सामने बातचीत भी करेंगे। जाने माने पत्रकार विनोद दुआ का आज निधन हो गया। वे 67 वर्ष के थे। हिंदी प्रसारण पत्रकारिता के अग्रदूतों में से एक विनोद दुआ ने 70 के दशक के मध्य में दूरदर्शन के साथ युवा कार्यक्रम युवा मंच प्रस्तुत करने का काम किया। श्री दुआ को 2008 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमणा ने कहा है कि झगड़े के निपटारे के अंतिम प्रयास के रूप में अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। उन्होंने मुद्दे का समाधान बीच बचाव और मध्यस्थता के माध्यम से करने का सुझाव दिया, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है। हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय बीच बचाव और मध्यस्थता केंद्र के पूर्वावलोकन और हित भारत संवाद कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना के लिए उपयुक्त जगह है। मुंबई में न्यूजीलैंड के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने 332 रन की बढ़त बना ली है। आज दूसरे दिन भारत ने दूसरी पारी में बिना कोई विकेट गंवाए 69 रन बना लिए थे। मयंक अग्रवाल 38 और चेतेश्वर पुजारा 29 रन बनाकर क्रीज पर थे। आज न्यूजीलैंड की पहली पारी 62 रन पर सिमट गई। भारत ने पहली पारी में 325 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड की ओर से एजाज पटेल ने 10 विकेट लिए। इसके साथ ही वे ऐसा करने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। BWF वर्ल्ड टूर बैडमिंटन फाइनल्स टूर्नामेंट में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु फाइनल में पहुंच गई हैं। फाइनल में कल सिंधु का मुकाबला दक्षिण कोरिया की आन से योंग से होगा। सेमीफाइनल में सिंधु ने जापान की अकाने यामागुची को पराजित किया। वहीं लक्ष्य सेन ओलंपिक चैंपियन डेनमार्क के विक्टर एक्सेलेसन से हार गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के विकास के लिए पिछले 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी। देहरादून में लगभग 18,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। संसद की लोक लेखा समिति ने 100 वर्ष पूरे किए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, समिति ने संसदीय प्रणाली में विवेक, बुद्धिमत्ता और शिष्टता बनाए रखी। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाक सीमा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। आज नौसेना दिवस है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने नौसैनिकों के अदम्य साहस और दक्षता की सराहना की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में शामिल होने के लिए सोमवार को नई दिल्ली पहुंचेंगे। मुंबई में न्यूजीलैंड के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने 332 रन की बढ़त बनाई और बाली में वर्ल्ड टूर बैडमिंटन फाइनल्स में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।